सबसे पहले पुष्पेश पंत जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब उस शहर पे है, नैनीताल नाम के उस शहर पे, जो हम में से बहुत सारी लोगों की स्मृतियों में अपने अपने ढंग से वो शहर है। हम सैलानी की तरह जो वहाँ जाते हैं उनके अपने ढंग के संस्मरण होते हैं। नैनीताल एक ऐसा सपनीला, एक ऐसा रोमानी शहर है जिसकी कल्पना करते ही हमारे अंदर बहुत सारे, नहीं कुछ तो बहुत सारे फिल्मों के गाने याद आने लगते हैं, बहुत सारी फिल्मों के दृश्य याद आने लगते हैं। लेकिन ये किताब वहाँ के जीवन को लेकर है और 1960 के दशक में नैनीताल किस तरह का था। वहाँ इन्होंने जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ रह रहे थे तो किस तरह का जीवन था और कैसा वहाँ का जनजीवन था। लेकिन इस बातचीत पे, किताब पे बातचीत शुरू करने से पहले पुष्पेश जी, ये नैनीताल तो जानते थे, अभी नैनीताला क्या है? देखिए, जब मैं बचपन में नैनीताल में रहता था तो वहाँ एक अनुष्ठान होता था। शाम के 5 बजे बैंड मास्टर राम सिंह, जो कभी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज में रहे थे, वो बैंड बजाते थे। और उस बैंड में जो जिन फिल्मों की शूटिंग नैनीताल में हुई हो उनकी धुनें बजती थीं। अंग्रेज़ी जो पॉपुलर रॉक था वो कुछ सुनाया जाता था, ज़ोरबा द ग्रीक वाला या मुस्तफ़ा वाला, कम सितंबर वाला। मगर आखिर में हमेशा एक नैनीताल का एंथम था, तो वो था नैनीताला नैनीताला। वो एक नेपाली लोक धुन को बांधा था मोहन उप्रेती और उनके प्रगतिशील साथियों ने एक उस नई बंदिश में। उसके बोल कुछ ऐसे हैं: घूमे आयो रेला बुलबुली मा तेला, फौज जर्मन का जा धावा में रंगूड़ बन के जाने की एक सपना था किसी नेपाली का कि मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा, पैसा कमाऊंगा, धन माया लाऊंगा, बुलबुली में तेला, घूमी आयूँ रेला, रेल देखकर फिर नैनीताल लौटेगा। मगर उसकी जो आखिरी पंक्ति थी वो ओ नैनीताला इसलिए थी, मुझे लगता है कि उसमें एक व्यथा थी कि जो पहाड़ी आदमी पहाड़ से बिछुड़ता है तो फिर उसको बार बार उसकी यादों में वो शहर आता है जहाँ उसका बचपन बीता था या किशोरावस्था बीती थी। तो उसका हिया भर आता है, मेरो हिया भरी ऊँचो जसो नैनीताला, कि मेरा हृदय उस तरह भर आता है पानी से लबालब जिस तरह कंठ अवरुद्ध होता है, जिस तरह नैनीताल का ताल। तो मुझे लगता है कि वो ध्वनि जो है वो छूटी नहीं है कभी। बहुत बढ़िया। हमारे बीच अनामिका जी हैं। अनामिका जी का परिचय मैं क्या करवाऊँ, लेकिन अनामिका जी जिस तरह से अभी नैनीताल को याद कर रहे थे पुष्पेश जी, से लग रहा था कि बचपन का वो सबसे रोमांचकारी या सबसे अनुभव संपन्न हिस्सा था, जिसको इसी तरह से आप अपने भी बचपन, अपने शहर को जहाँ आपका बचपन बीता है, इसी तरह से याद करती रहती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जब नैनीताल, आपका नैनीताल कैसा है? और पुष्पेश जी के नैनीताल से, पुष्पेश जी के नैनीताल के बारे में बात करनी चाहिए। वैसे मेरी एक मान्यता धीरे धीरे अब सुदृढ़ होती जा रही है कि जैसे मध्य वर्ग दो वर्गों के बीच की एक पुलिया बनाता है, वैसे ही कस्बे और इस तरह के पुराने शहर, कॉस्मोपॉलिटन सेंसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, उसके बीच और गांवों के बीच एक बड़ा पुल बनाती हैं। और कुछ तो बात होगी इन पुराने शहरों में जो स्मृति का दरीचा ऐसे खोल देती हैं। वो जितनी भी तरह की स्मृतियों की आप कल्पना करें, जिन्हों मतलब किसी भी तरह, जातीय स्मृति की, वैयक्तिक स्मृति की, जेनेटिक मेमोरी की, उनकी नाल ऐसे शहरों में क्यों गड़ी होती है? मैं लंबे समय तक इनको सुनती और पढ़ती रही हूँ, और जैसे इन्होंने स्थानीय जड़ी बूटियों से लेकर स्थानीय मिठाइयों, खाने की छोटी छोटी चीज़ों और नन्हे नन्हे दुकानदारों, या अभी जिस पहाड़ी भूटिया के दर्द की बात की, या नन्ही नन्ही खुशियों की बात लगातार करते हैं, समोसे के भीतर की दुनिया जो एक अलग त्रिकोण है, वो प्रेम त्रिकोण से ज़्यादा समृद्ध, कम समृद्ध नहीं है, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति कैसे उसे खाता है और उसे नई संस्कृति कैसे अपसंस्कृति उसको नए तरह से ध्वस्त किए दे रही है। इन सब विषयों पर इन्होंने इतनी अंतरंगता से लिखा है लगातार। अभी ऑथर्स लाउंज में बैठे हुए ये बता रहे थे
कि भूस्खलन के बाद जो नैनीताल उभरा वो थोड़ा सा एक चकत्ता सा अंगनैया सा थी वो, जहाँ पर ये 12 बरस की उम्र में किशोरावस्था के थोड़ी देर पहले रोज शाम को मैं कल्पना कर सकती हूँ नन्हे पुष्पेश पंत की जेब में हाथ डाले हुए कैसे प्रवेश करते होंगे वहाँ। हर शाम पिताजी डॉक्टर हैं बगल में कहीं और, माँ शांति निकेतन से पढ़ के आई हैं, उनकी ननिहाल ददिहाल के लोग आसपास हैं, उन सब की आंखें उन पर होगी। और उसके बीच एक नन्हा सैलानी में, वो वहाँ के हैं फिर भी सैलानी के भाव से वो कैसे नैनीताल की आँखों में, उसकी झील वाली आँखों में कैसे वो संसार का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये बड़ी योग्यता है कि अंतरंग भाषा में किसी स्थान के विवरण इस तरह दिए जाएं कि वो स्थान धड़कने लगे आपके भीतर, और जैसे हाथ पकड़ के आपकी स्मृतियों के साथ वो घुमरी परैया सी खेलने लगे। वो बचपन के खेल, दर्पण की बात इन्होंने की कि वो नैनीताल दर्पण था, वो तलैया एक दर्पण थी, दो तरफ थे पहाड़ और उस तलैया में वो झांकते थे। पद्मावती के दर्पण का जिक्र है। वो आता है और कहता है कि मैं तुम्हें, वो अमीर खुसरो से कहता है खिलजी कि मैं उसको एक झलक देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, वो आईने में तुम उसका प्रतिबिंब देख पाओगे और प्रतिबिंब में ही तुम उसको देख के संतुष्ट हो जाना। तो इसको अगर हम एक रूपक, और लेकिन वो खिलजी नहीं मानता, प्रतिबिंब कितने टूटते हैं, कितनी जाने जाती हैं, जैसे युद्ध के अभी संघर्ष जोन जितने हैं, लगातार जाती हुई जाने अनुगूंज बन के इन पहाड़ी प्रदेशों में कैसे लौटती होंगी, जो कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी से ही चलते हैं, हमेशा परदेसी ही रहे हैं जहाँ के पिया, हमेशा स्त्रियों के लोकगीतों में जिन इंतज़ार ही इंतज़ार रहा है, जहाँ वहाँ का एक बच्चा जेब में हाथ डाले हुए कैसे सबों के भीतर के मन की तलैया भी झांकता है, बाहर का मैक्रोकॉस्म भी झांकता है, अंदर का माइक्रोकॉस्म भी झांकता है। और सबसे बड़ी बात है दीदी उसमें कि वो जैसे संपूर्णता में वहाँ का जीवन जो है, ये बहुत संभ्रांत इलाके में वहाँ रहे, जो जिसको ठंडी सड़क की दूसरी तरफ का नैनीताल कहते हैं, वहाँ ये रहे और बंगलों में रहे। लेकिन इनके जीवन में जैसे मुझे डोटियारों का, जो मजदूर होते थे, जो सामान भारवाहक होते थे, डोटियारों का भी जिक्र आता है। इसकी चिंता भी आती है कि आखिर वो जो नाव चलाने वाले लोग जो वहाँ होते हैं वो कौन लोग होते होंगे, कहाँ से आते होंगे। और एक जो बहुत अच्छा दृश्य उसमें दीदी है, जो मुझे इस किताब का एक बहुत ही मतलब मार्मिक दृश्य लगता है कि एक बचपन में ये देख रहे हैं कि जब बहुत ठंड वहाँ पड़ रही है तो कुछ बच्चे जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है, ठंड से लड़ने के उनके पास साधन नहीं है, लेकिन वो खेल रहे हैं, मस्त होकर उस ठंड में भी खेले और ये सोचते हैं कि आखिर कैसे ये लोग जीते होंगे, कहाँ गए होंगे। और ये कहते हैं कि उस शहर को जब मैं याद करता हूँ अक्सर मेरे अंदर वो बिंब कौंध जाता है। ऐसे और कौन कौन से बिंब हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास है, और कौन कौन से बिंब हैं ऐसे जो इस किताब में आए हैं, थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर करें, जो नैनीताल को याद करते हुए आपके अंदर उभरते हैं। और अभी जो नैनीताल अभी भी मुझे बहुत सुंदर, पिछले 30 सालों से मैं भी नैनीताल से लगातार जाता रहता हूँ, मुझे अभी भी सुंदर लगता है। लेकिन आप जिस 1960 के शुरुआती वर्षों के नैनीताल का जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या अंतर, क्या बात है जो दिखती है, अचानक खलिश होती है जिससे? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए अनामिका जी यहाँ हैं, जो समर्थ कवयित्री हैं। उनकी संवेदना है। जब हम बाहर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्मृतियाँ सब कुछ है, स्थानीयता सब कुछ है।
नैनीताल मेरे लिए सब कुछ है, मगर हर पाठक के लिए उसका बचपन है, उसकी कोई स्थानीयता है, उसकी कुछ स्मृतियाँ हैं। प्रभात जी के लिए भी मैं बड़ा आभारी हूँ, वो उनकी संवेदना अनुवादक की नहीं, लेखक आलोचक की नहीं, एक समर्थ रचनाकार की भी है। तो जब वो इस संवेदनशील पाठक की तरह इस किताब को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो कुछ भी श्रम था वो सार्थक है। मैं बड़ा आभारी हूँ नमिता का, जिन्होंने प्रेरित किया मुझे नैनीताल की इस किताब को लिखने के लिए और इस हट के लिए कि मैं नैनीताल की हूँ, तुम नैनीताल के हो, हम दोनों का बचपन नैनीताल में बीता है, तो हम लोगों को इसका लोकार्पण जयपुर में ही करना चाहिए। मुझे लगता है एक छोटी बात से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि हर व्यक्ति का बचपन जीवन भर उसके साथ रहता है और हर शहर उसके भीतर कहीं बसता है। तो हम ना अपने शहर को छोड़ सकते हैं, ना अपने बचपन को भूल सकते हैं। तो वो जिस दर्पण की बात अनामिका जी कर रही थी, नैना देवी का नाम ये है कि उनकी आंखें वहाँ गिरी इसलिए वो तीर्थ बन गया, मगर वहाँ जो मंदिर प्राचीन है वो नैना देवी का मल्लीताल वाला नहीं है, वो पाषाण देवी का है, जिसमें भी आंखें बनी हैं, जिसका हृदय पाषाण का सा है। और वो झील जिसको अंग्रेज़ों ने भ्रष्ट किया पर्यटन के लिए बनाकर, उसने किस तरह प्रकृति ने उनको दंडित किया भूस्खलन के बाद, वो सारी बातें आज भी उतना ही सार्थक हैं। जो प्रभात जी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक तरह से ये किताब कहना बड़ा अभद्रता लगेगी, उस नैनीताल के देहांत का विलाप है जिस नैनीताल को मैं जानता था। दीदी, हमें लगता है हम सब अपने अपने उस शहर को, अपनी बचपन की उस शहर की उस स्मृति को गंवा चुके हैं या उसको उस तरह से जाते हुए देख रहे हैं। आप कैसे इस पे क्या कहना चाहेंगी? तो स्मृतियों का अक्षय धन है, एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है। वर्ड्सवर्थ से लेके वैन गॉग के दो जूतों का इतिहास जो है, पेंटर्स का हो या लिखने वालों का हो या सोचने वालों का हो, चिंतकों का हो, वो बचपन से ही अनुगूंजें उठाता है और उसी पर अपने वजूद की रुद्रवीणा पर वो अनुगूंजें बजाता रहता है। कुछ मेडिटेटिव स्पेसेस होती हैं हर छोटे शहर में जो आपको बनाती हैं। वहाँ के मंदिर, खुले हुए मैदान, वहाँ के दो घरों के बीच के फासले, पहाड़ों के बीच के फासले, और पहाड़ जो हमेशा आदमी को उसकी औकात याद दिलाते रहते हैं। ऐसे में जिनका बचपन बीता हो, वो वंचितों के पक्ष में सोचने वाले तो होंगे ही, उनसे घुल मिल कर बतियाना ये एक ऐसी कला है जो लोग भूल गए हैं। और मैं सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को इसलिए भी इनको मानती हूँ कि ये सबसे अंतरंग उसी भाव से बात करते हैं। प्रेमचंद के बारे में भी कहते थे कि बीड़ी किसी से भी मांग के, किसी से भी वहीं चटाई पर बैठ के या वो बैठ के वो उसके जीवन के दुख सुख सुन लेते थे। ये परंपरा पुष्पेश पंत ने भी बढ़ाई है। इनका घर JNU में ओपन हाउस होता था, कितने इनके छात्र मिलते रहते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलते हैं। वो इतने ढंग से एक बंधु परिवार इन्होंने विकसित किया और लिखने की, बोलने की ऐसी कला विकसित की जो अंतरंगता का पूरा एक हैलो जो अब खत्म हो गया है। कोई किसी को न सीधी आंख से देखता है, न सीधे मुंह बात करता है। ऐसे समय में ऐसी बोलती बतियाती हुई किताब जो स्थान बोध में, जिसके आपके काल बोध भी प्रतिबिंबित दिखाई देगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ी कृतियों में ही होती है ये बात कि स्थान बोध उसका इतना प्रबल होता है कि काल बोध उससे धक धक बजता हुआ सुनाई पड़ता है। ये स्थान और काल का जो बड़ा समन्वय है, ये जिस कृति में घटित होता है, वो कृति महानता की ओर उन्मुख तो होती है। ऐसा मैं मान के चलती हूँ। ये किताब मेरी आँख से अभी गुजरी नहीं है, लेकिन जो इनसे बातचीत करती रही हूँ, मैं लंबे समय तक इनको सुनती और पढ़ती रही हूँ और किताबें, उससे मुझे उम्मीद है कि आप सबके भीतर ये प्रेरणा जगाएगी कि अपने शहर को अपने भीतर जीवित रखें, वो स्मृतियाँ जीवित रखें। स्वप्न विहीन व्यक्ति और स्मृति विहीन व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है। और जब तक स्वप्न जीवित हैं, स्मृतियाँ जीवित हैं, आपकी मनुष्यता जीवित है। ये किताबें आपको एक पींग वाला झूला देंगी, सपनों से स्मृतियों तक ऊंची
उड़ान। इतनी सुंदर बात आपने कही। वाकई ये किताब पुष्पेश पंत जी का अंतरंग ही नहीं है, एक शहर का एक शहर नैनीताल जैसे शहर के अंतरंग का स्पंदन इस किताब में है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित यह किताब क्रॉस बाहर बुक स्टोर में उपलब्ध है। जो लोग भी हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं पुष्पेश पंत जी से, तो पुष्पेश पंत जी से करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दी आपका।